Hello, good morning, students. Today we will discuss the next part of the topic, that is effects of population pressure in India. As you know that India has a large size of population and we have more than 17% of world's population. As we have discussed earlier, the size of population, the growth of population and characteristics of population. As far as effects are concerned, population has tremendous effects on socio-economic life of India, यानी जनसंख्या का जो जनाधिक्य है वो जनाधिक्य भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के जनमानस पर बहुत अधिक असर डाल रहा है। उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। और जैसा कि कई बार कहा जा चुका है कि जनसंख्या का आकार बहुत अधिक है, जबकि संसाधन हमारे बहुत सीमित हैं। मैं इस वीडियो के साथ साथ आपके ग्रुप में इसका PDF फॉर्मेट भी डालूँगा। आप वीडियो को ध्यान से सुन भी लें और इसको PDF फॉर्मेट में जो आपको सामग्री उपलब्ध करवाई गई है उसका भी आप अच्छे से अध्ययन करें। तो यहाँ ये कहा गया है कि भाई जहाँ 1951 में हमारी जनसंख्या 36 करोड़ के आसपास थी, वही 70 वर्ष के बाद यदि आज की स्थिति हम देखें तो जनसंख्या लगभग 100 करोड़ बढ़ करके 135-136 करोड़ हो चुकी है, जो कि अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। और ये दुनिया की 17.5% से भी अधिक पॉपुलेशन को कवर करती है। यहाँ मैंने आपकी समझ के लिए दो चित्र लिए हैं। एक में दिखाया गया है कि किस तरह से ओवर पॉपुलेशन के मारे वर्ल्ड के या ग्लोब के ऊपर भारत का नक्शे में दिखाया गया है कि किस तरह से भारत के बाहर लोगों का एक तरह से आउटफ्लो है उस और जनाधिक्य के कारण। और दूसरा उससे होने वाले असर के बारे में बताया गया है, जिसमें देख रहे होंगे कि सैकड़ों बच्चे, स्त्रियां और पुरुष अपनी भूख को शांत करने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे खाने के लिए कतार लगा के खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी झोली में भी कुछ आकर के गिरे। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत एक जनाधिक्य वाला देश है और हमारे यहाँ कई तरह के पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की बात करें तो ये निकल कर के आता है कि 2025 तक, बाय द एंड ऑफ 2025, इंडिया इज़ गोइंग टू ओवरटेक चाइना एंड आवर पॉपुलेशन विल बी मोर देन चाइना। यानी हम 2025 तक यदि इसी दर से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ जाएंगे। इस तरह से कहने का तात्पर्य जनसंख्या के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 पर आने वाले हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या से होने वाले जो खतरे हैं, जो उनके प्रभाव हैं, जो हमारे आम जनजीवन पर असर डाल रहे हैं, जो हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन पर असर डाल रहे हैं, जो हमारे आर्थिक विकास पर असर डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ओवर पॉपुलेशन इज ए सीरियस थ्रेट टू आवर इकोनॉमी। जनसंख्या का भार धरती पर इतना अधिक हो गया है कि माल्थस के शब्दों में अब मानव जीवन के समक्ष जितनी तरह की प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, मानव जीवन के समक्ष जितनी महामारियां फैल रही हैं, वो इस ओवर पॉपुलेशन का ही नतीजा है
इसका उल्लेख भी मैंने इसमें कर दिया है। Therefore, high growth rate of population in the India is not an encouraging situation, but it is posing many threats and challenges before the country. Even in rural areas, children are considered to be helpful in earning a livelihood, यानी कहने का तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चों को एक हेल्पिंग हैंड के रूप में माना जाता है। But it creates many problems before the society, before the economy, and as well as socio-economic structure of the country. So, therefore, the conditions of the people living in poverty or in dirty conditions or in other very pathetic conditions, they are still very poor, they are still very malnourished, they are still very economically backward, socially backward, children are unemployed, and there are so many problems before the people. यहाँ एक पुराने एक लेखक हैं टर्टुलियन, उन्होंने लिखा है कि द सेकेंड सेंचुरी, उन्होंने लिखा है कि टेक्स्ट को मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ। द एंशिएंट राइटर टर्टुलियन रॉट इन द सेकेंड सेंचुरी दैट द अर्थ शुड बी populated according to its capacity. It is believed that only 4 billion people can live a better life on this earth, and the earth can't bear the weight of a maximum population of more than 16 billion. ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और आप अंदाज़ लगाइए कि ये दूसरी सदी में कहा गया था कि धरती पर भार इतना अधिक हो गया है कि वो अब सहने की स्थिति में एक क्षमता के बाद नहीं रहेगी। यहाँ कुछ और बातें भी इस तरह से यहाँ कही गई हैं कि जैसे बढ़ती जनसंख्या के कारण अब देश में इतनी तरह की आर्थिक और सामाजिक विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, जिसके चलते country is leading towards poverty, leading towards inequality, leading towards malnutrition, leading towards illiteracy, lack of free medical infrastructure, lack of social security and bad living conditions. यानी देश इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। आज भी हम यदि स्वतंत्रता के बाद से आज के 70 वर्षों के बाद की तुलना करें तो हमें स्पष्ट होता है कि भारत में स्वतंत्रता के वक्त जितने गरीब थे उससे ज़्यादा गरीब कहीं देश में आज भी हैं। हालांकि इस बारे में गवर्नमेंट के सोर्सेज या गवर्नमेंट स्टडीज़ और जो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ में बहुत अंतर है, लेकिन मोटे तौर पर ये एक आकलन किया जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक टुडे नियरली 57 बिलियनियर्स कंट्रोल मोर देन 70% वेल्थ ऑफ द कंट्री। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। यानी देश के 57 अरबपतियों के पास देश का कुल धन का 70% है। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक विषमताएं विद्यमान हैं। एंड दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी leads to poverty, malnutrition, illiteracy and all those problems which are categorized under bad living conditions। यानी इनकी वजह से आज भी ना पीने का पानी उपलब्ध है, ना रहने को लोगों को घर उपलब्ध है, न भरपेट खाना खाने के लिए अनाज उपलब्ध है, या उसकी कुव्यवस्था के चलते उनको अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की तरह वजह से भी अब धरती को एक हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। आप देख रहे हैं कि अभी भी
दुनिया में कहीं बहुत अधिक बाढ़, कहीं बहुत अधिक सूखा, कहीं भूकंप, तो कहीं और दूसरी तरह की आपदाएं आ रही हैं। ये सब जनसांख्यिकी के कारण ही माना जा रहा है। इस तरह से दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ऑन द वन हैंड, ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देयर विल बी इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर वाटर, लैंड, forest and livelihood. On the other hand, the availability and demand for useful things in housing, education, medicine, food, city planning and other daily life items shall also expand. यानी कहने का तात्पर्य कि आने वाले समय में न केवल एक तरफ साधनों पर अधिकार को लेकर के या जितने भी देश में संसाधनों पर अधिकार को लेकर के लड़ाई होगी, बल्कि लोगों के समक्ष और दूसरी तरह की परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि जनाधिक्य के कारण देश के न केवल आर्थिक ढांचे पर ही असर आ रहा है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि देश में जनसंख्या की अधिकता के चलते आने वाले समय में परेशानियां बढ़ने वाली हैं यदि उनका समय रहते समाधान नहीं किया तो। क्योंकि ये कहा जाता है कि धरती की धारण करने की भी अपनी एक सीमा है और इस सीमा को हम पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, जिसका नतीजा है अब जल, जंगल, ज़मीन को लेकर के आपसी संघर्ष आम हो चला है और हमारी लगातार बढ़ती हुई आबादी के साथ उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इस तरह से दिलचस्प बात यह है कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 में शुरू हो चुके थे। बावजूद उसके वर्ष 2018 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। यानी हमारी आबादी लगभग 135-36 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जिसका नतीजा है कि हम 2025 में चीन को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इस तरह से सरकार को एक समन्वित जनसंख्या नीति, एक पारदर्शी जनसंख्या नीति लानी चाहिए ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके, जनाधिक्य की स्थिति को आगे और अधिक बदतर होने से या और अधिक बढ़े उसको रोका जाना बहुत आवश्यक है। आपको मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि देश में शहरीकरण की प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ रही है और शहरीकरण की प्रवृत्ति के बढ़ने से न केवल आवास की समस्या बढ़ रही है, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं का भी लगातार अभाव होता जा रहा है, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, चाहे वह रोजगार हो। ये समस्याएं शहरों में अब बहुत आम देखी जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार को जनसंख्या पर रोक लगाने के साथ साथ और दूसरी समस्याओं जैसे शहरीकरण पर भी रोक लगानी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस तरह की सुविधाओं का जाल फैलाएं, इस तरह की सुविधाएं बढ़ाएं ताकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ रुख ना करें। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के जो प्रोजेक्शंस हैं, जनसंख्या के जो अनुमान हैं, उनके अनुसार 2050 तक दुनिया की आबादी 8 अरब से बढ़ करके 10.5 अरब पहुंच जाएगी, क्योंकि हर वर्ष देश में 7.5 करोड़ की दर से पृथ्वी पर आबादी का विस्तार हो रहा है। और इस तरह से दुनिया के 7 ऐसे देश होंगे, यानी 1950 में 7 ऐसे देश होंगे जिनके पास दुनिया की आधी आबादी होगी।
और उसके बारे में सोच कर के भी डर लगता है कि आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां होने वाली हैं। तो कहने का तात्पर्य जनाधिक्य के न केवल सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव हैं, बल्कि इसके मानसिक दुष्प्रभाव भी हैं, इसके सामाजिक सुरक्षा को लेकर के दुष्प्रभाव भी हैं, इसके राजनीतिक दुष्प्रभाव भी हैं, और इस तरह से देश में इस तरह सभी क्षेत्रों में होने वाले दुष्प्रभावों के चलते आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय रहते जल्दी से इस पर काबू पाएँ, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर बल दें, एक अच्छी सी नीति लेकर के आएँ ताकि जनसंख्या को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ साधनों की सीमितता है और साधनों की सीमितता के चलते बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव हो जाएगा। इसलिए समय रहते इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस तरह से बढ़ती हुई आबादी के प्रभावों को हम पढ़ सकते हैं। आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करता हूँ। इसके साथ ही मैंने आपको इसमें असाइनमेंट भी दिया है, उस असाइनमेंट को भी आप करें, जिसमें नंबर 1 असाइनमेंट है एलाबोरेट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में जनसंख्या की मुख्य प्रवृत्तियों को समझाइए। और दूसरा असाइनमेंट है एक्सप्लेन मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोसाइटी। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव का देश के आर्थिक विकास और समाज पर क्या प्रभाव होगा, ये दोनों असाइनमेंट आपको करके और मुझे दिखाने हैं। इसके साथ ही मैं आपको ग्रुप में PDF भी इसका डाल रहा हूँ। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में भी पूछ लें, व्यक्तिगत कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और इसमें किसी तरह का सुझाव हो वो भी आप देख करके और मुझसे प्राप्त कर सकते हैं किसी तरह की जानकारी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।